इक्वेशन का फियर हटाओ, मैथ्स में नंबर बढ़ाओ और लॉजिक लर्निंग के साथ हर कंसेप्ट को इजी बनाओ। तो चलिए आज के इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए नाम काफी बड़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट कॉन्सेप्ट उतना ही छोटा है। तो हम इसे पार्ट वाइज में समझते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब होता है दो, या फिर पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अब इक्वेशन का मतलब समझते कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कुछ ऐसे आ जाता था, कुछ ऐसे आ जाता था। इसे हम एक्सप्रेशन बोलते थे या पॉलिनोमियल बोलते थे। इसे हम एक्सप्रेशन बोलते थे या पॉलिनोमियल बोलते थे। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने इक्वल टू लगा दिया, ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया इक्वेशन में। जैसे ही मैं इक्वल टू लगाता हूं, मैं इसे कहता हूं दिस इज माय इक्वेशन। ओके, सो आपको पेयर का मतलब समझ गया, इक्वेशन का मतलब समझ गया। अब देखते हैं हम वेरिएबल क्या होते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? तो देखो वेरिएबल कुछ भी रह सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी वेरिएबल रह सकते हैं। सो वेरिएबल इज अ क्वांटिटी whose value can change। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं, या फिर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। दिस आर कॉल्ड एज वेरिएबल। देखो आपको पेयर का मतलब समझ गया, इक्वेशन का मतलब समझ गया और वेरिएबल का भी मतलब समझ गया। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? टू वेरिएबल। टू वेरिएबल बोल रहा है मतलब क्या होगा? ये एक्स और ये वाई, यही एग्जांपल देखो, ये देखो, ये एक्स एक अपने आप में एक वेरिएबल है, वाई का अपने आप में वेरिएबल है। ये हो गया टू वेरिएबल। अभी हमारा क्या बचा? दैट इज व्हाट इज लीनियर। लीनियर, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये सब चीजें देखे, दैट व्हाट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैं आपको फिर से इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो व्हाट इज लीनियर? लीनियर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है एंड क्यूबिक का मतलब क्या होता है? मैं आपको इसके एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। सो आप देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो लीनियर में लिखा है एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इसका जो एक्स का पावर है, द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज वन। द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज वन। वैसे ही क्वाड्रेटिक में द हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज टू, और वैसे ही क्यूबिक में द हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज थ्री। ओके, यहाँ पे देखिए वन है, यहाँ पे टू है एंड यहाँ पे थ्री है, हाईएस्ट पावर। सो ऑन बेसिस ऑफ पावर, दोज इक्वेशन हैविंग पावर वन आर नोन एज लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर वन हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो आप देखिए, हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या सीखने वाले हैं? हम ऐसे दो जोड़े सीखने वाले हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में ऐसे दो इक्वेशन दिए होंगे जो होंगे लीनियर, प्लस उसमें होंगे दो वेरिएबल। क्या हो गए उसमें? दो वेरिएबल। हमें क्वेश्चन में ऐसे दो इक्वेशन दिए होंगे जो होंगे लीनियर इक्वेशन, जो होंगे लीनियर इक्वेशन और जिनमें होंगे दो वेरिएबल। मतलब हमारे पास क्या आया? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। तो हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना है, यही पूरा चैप्टर है। तो देखो हमारे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन एक्स एंड वाई। तो अभी एक्स एंड वाई हम फाइंड कैसे करें? तो एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे हम? देखो, एक्स प्लस वाई कुछ एक्सप्रेशन है मेरे पास, इज इक्वल्स टू फोर।
मैं x की वैल्यू डालता हूँ तो मेरी y की वैल्यू आती है। देखो, मैं जब x 0 रखता हूँ तो ये इक्वेशन में क्या चेंज होता है? मुझे इक्वेशन देता है y की वैल्यू 4। मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है? मुझे y की वैल्यू मिलती है 2। x की वैल्यू 2 रखने पर मुझे y की वैल्यू 2 मिलती है। वैसे ही मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 1 मिलती है। ये होता है ग्राफिकल मेथड। वैसे ही अगर मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए, मेरे पास ऐसे कुछ, मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ जस्ट आपके समझ के लिए। मेरे पास ऐसे कुछ रैंडम पॉइंट्स निकल कर आ गए, रैंडम कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा मेरा ग्राफिकल मेथड का। अब हमें इस चैप्टर में बस लीनियर इक्वेशन से लेना देना है। जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ओके, अभी देखो इस चैप्टर में हम पेयर डिस्कस कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। हमने पॉलिनोमियल में सिंगल इक्वेशन पे डिस्कशन किया, वैसे ही इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब मेरे पास दो इक्वेशन आएंगे, मतलब मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन आएंगे। ग्राफ में जब मैं प्लॉट करूंगा तब मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन आएंगे। अभी वो दो स्ट्रेट लाइन कैसे आ सकते हैं, उसके क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब कितने पॉसिबिलिटीज में वो स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं दो। देखो, पहले तो आपकी बनेगी पैरेलल, पहले तो आपकी बनेगी पैरेलल। वो कैसे भी बन सकती है, ऐसे या फिर कुछ ऐसे भी बन सकती है, या फिर कुछ ऐसे भी बन सकती है, किसी भी प्रकार से बन सकती है। ये हो गया आपका फर्स्ट सिनेरियो। जो सेकंड सिनेरियो होगा वो होगा, वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। कैसे इंटरसेक्ट करेगी? कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, या फिर ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर, या फिर कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दिया। ये हो गई आपकी सेकेंड केस। नाउ द थर्ड पॉसिबल केस इज इट विल कोइंसाइड। व्हाट? इट विल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कुछ लाइन बनी, उसी के ऊपर ओवरलैप कर देंगी दूसरी लाइन। जो दूसरा इक्वेशन का हमारा पॉइंट आएगा एक्स एंड वाई, और जो पहला इक्वेशन का पॉइंट होगा एक्स एंड वाई, वो दोनों ओवरलैप करेंगे। तो क्या होगा? इट विल कोइंसाइड। तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। दो इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दूसरे इक्वेशन की दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ये दो स्ट्रेट लाइन के कितने पॉसिबिलिटीज बनेगी? एक तो एक पैरेलल बनेगी, दूसरी इंटरसेक्टिंग बनेगी, और तीसरी कोइंसाइड करेगी। ये हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में जब आप एक्स वाई सॉल्व करोगे उस दो इक्वेशन का, तो ऐसे कुछ बनेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। बट अगर हमें बिना ग्राफ देखे या बिना ग्राफ बनाए पता करना हो दैट इफ दिस टू इक्वेशन के जो लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे या कोइंसाइड करेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसे पता करने के लिए एक मेथड है। वो मेथड जो है वो मेथड है कंपेयर का। अभी क्या कंपेयर करें? तो मेथड है कंपेयर का। सो व्हाट वी हैव टू कंपेयर? वी हैव टू कंपेयर दैट a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Now what is this a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and c1 upon c2? तो मैं आपको एग्जाम्पल के इससे समझाता हूँ। मान लो मेरे पास दो इक्वेशंस है, दैट इज x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू जीरो। ये मेरे पास दो इक्वेशंस है।
तो इसमें मेरा A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होगा? तो देखो x1 x के साथ क्या होगा? 1 होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? दिस विल बी माय A1। यहाँ पर क्या है? मेरा 2 है, लेकिन हमेशा याद रखना जो साइन होगी वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। सो 2 विल बी माय B1 और C तो है ही नहीं, तो C विल बी माय C1 विल बी इज इक्वल्स टू 0। वैसे ये मेरा क्या होगा? दिस विल बी माय A2, दिस विल बी माय B2 एंड दिस विल बी माय C2। तो टेक्निक क्या है देखिए, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या है मेरा? दैट इज 1/3। B1 अपॉन B2 क्या है मेरा? -2 अपॉन 4। ये क्या हुआ? -1/2। तो अब देखिए, क्या मेरा A1 अपॉन A2 बराबर आ रहा है B1 अपॉन B2? नहीं आ रहा है ना बराबर मेरा। सो दिस इज नॉट इक्वल। सो दिस इज नॉट इक्वल। अगर मेरा A1 बराबर A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बराबर B2, बस आप यहीं पे रुक जाना, सी पर मत जाना। अगर इतना बराबर आपका नहीं आया तो आपका आंसर क्या होगा? दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आपका क्या होगा? द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो किसी एक पॉइंट पर मिल रही होगी। देखो, अगर लाइन कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है तो वो किसी एक पॉइंट पर मिल रही होगी और वो एक पॉइंट ये होगा। तो दिस विल बी द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन। कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन। अगर वो कॉमन पॉइंट है बोथ लाइन का, मतलब आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा। मतलब आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है, तब आपका ओनली वन सॉल्यूशन आता है। और जब भी आपका सॉल्यूशन आता है तब हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। जब भी आपका एक सॉल्यूशन आता है तब हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। जब भी आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा हम उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है? तो आप समझ गए, जब A1 बराबर A2 नहीं होगा B1 बराबर B2 के, when A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then the lines will be intersecting each other at one point, and that one point will be common to both of the lines. The lines will have only one solution, and because it will have solution, it will be consistent। अभी इसमें आया सेकंड केस। आप इसमें आपका बनेगा सेकंड केस। नाउ व्हाट विल बी द सेकंड केस? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, तो मैं इसका A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 देख लेता हूँ। तो क्या होगा? A1 अपॉन A2 2/4, B1 अपॉन B2 क्या होगा? 3/6। वैसे ही C1 अपॉन C2 क्या होगा मेरा? -9 अपॉन -8। तो ये क्या होगा मेरा? 1/2। ये क्या होगा मेरा? 1/2। माइनस माइनस हटा, ये क्या होगा मेरा? 1/2। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। तो जब तीनों रेशोज बराबर होते हैं तब लाइन क्या करती है? तब लाइन करती है कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब लाइन करती है ओवरलैप। लाइन करती है ओवरलैप। ऐसी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है तो जो दूसरी लाइन होगी वो उसे ओवरलैप कर रही होगी। अगर ओवरलैप कर रही होगी तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे उसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर सॉल्यूशंस आ गए मतलब इट विल बी कंसिस्टेंट। तो क्या होगा सेकंड केस में? जब तीनों रेशो बराबर हो गए आपके तो लाइन कोइंसाइड करेगी। अगर कोइंसाइड करेगी तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन हो गए तो हम उसे कहेंगे कंसिस्टेंट। दिस इज योर सेकंड केस। और जो अभी हमारी थर्ड केस बची, दैट इज मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको।
इसका मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कंपेयर करूंगा। क्या होगा इसका? 1/2, 2/4, -4/-12। तो ये क्या आ गया? 1/2 माइनस माइनस हटा, ये हो गया 1/3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपके जो लाइंस है वो होते हैं पैरेलल लाइंस। वो होते हैं आपके पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल हो गए तो वो एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे को ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे। सो जब पैरेलल लाइंस होते हैं तब हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो हम इसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो हम इसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो ये रहे आपके 3 केस। जब आपको ग्राफिकल मेथड से चीजें नहीं देखनी तो हम किससे देखते हैं चीजें? तो हम किससे चीजें देखते हैं? हम कंपेयर करके देखते हैं। हम क्या कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं a1 b1 c1 अपॉन a2 b2 c2। तो ये कंपेयर करके हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस निकलते हैं। और 3 टाइप के सॉल्यूशन में आपको समझता है दैट if a line is parallel, intersecting or it coincide each other। So मैं इससे एक टेबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, उससे आपको इजी वे में समझ जाएगा। ये देखिए, जब हम रेशियोज को कंपेयर करते a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या आता है? एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट कॉमन होगा, वो कॉमन पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन आएगा तो हम उसे कहेंगे कंसिस्टेंट। वैसे ही अगर तीनों रेशियोज बराबर हो गए तो लाइन कोइंसाइड करेंगी, मतलब ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करेंगी मतलब जो अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन आएगा वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। अगर सॉल्यूशंस आ गए मतलब कंसिस्टेंट। वैसे ही अगर दो रेशियोज इक्वल है बट थर्ड रेशियो इज नॉट इक्वल, देन द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इफ पैरेलल देन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। चलिए, ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अभी इसका दूसरा मेथड भी है, दैट इज अल्जेब्रिक मेथड। अभी अल्जेब्रिक मेथड में भी 2 पार्ट्स है, आइए उसे देखते हैं। नाउ दिस इज योर अल्जेब्रिक मेथड। अब इस अल्जेब्रिक मेथड में भी आपके 2 पार्ट्स है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है दैट सब्स्टिट्यूशन मीन्स टू रिप्लेस वन थिंग विथ अनदर। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ एग्जांपल है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, पकड़ लो, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। मैं इक्वेशन 1 में क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू 14, y राइट साइड गया तो माइनस में होगा। तो मैं इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूँ। क्या करूंगा मैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास क्या आएगा? चलिए डालते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, मैंने x की वैल्यू डाल दी। तो आपके पास क्या बना? 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 10। y इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। तो जो y की वैल्यू आई आपकी वो निकल कर आई 5। जैसे ही y की वैल्यू आपकी निकल कर आई, वही वैल्यू लेकर आप कोई भी इन ऊपर के 2 इक्वेशन में डाल दो। तो मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। सो y की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास? y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 5। सो योर x वैल्यू इज 9। ये हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में? हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिए होंगे, वो इक्वेशन लीनियर पेयर होगा।
तो हमें क्या करना होगा, कोई भी एक बार x की वैल्यू ले लो, वो वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में डाल दो, उधर से आपकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वो उठाकर आप पहले इक्वेशन में रख दो। यहाँ से आपके x और y निकल कर आ जाएंगे। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे ही और एक मेथड होती है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब हम उसे देखते हैं। सो योर सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। अभी एलिमिनेशन मेथड मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एलिमिनेशन मतलब हमें रिमूव करना है। रिमूव करना है तो हम एग्जांपल से देखते हैं कैसे कर किया जाता है ये मेथड से। देखिए अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, अभी मुझे एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, मतलब एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज तो आ जाएंगे। कैसे करेंगे हम सॉल्व? एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे 2x करना पड़ेगा या फिर 3x करना पड़ेगा। तो मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, वो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या बनेगी मेरी इक्वेशन? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। और ये मेरी इक्वेशन थी दूसरी वाली। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर नीचे साइन चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा, और इधर मेरा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका कट गया, ये प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस में, तो ये मेरा हो जाएगा 6। तो आपकी y की वैल्यू निकल के आई 6/5। अब ये y की वैल्यू उठाकर आप रख दो कोई भी इक्वेशन में। मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इज इक्वल्स टू 4। तो आपकी यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई? 2x माइनस 18/5 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका 10x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 20। तो 10x इज इक्वल्स टू 38, x इक्वल्स टू 38/10, जो कि आया आपका 19/5। तो आपकी x की वैल्यू निकल कर आई 19/5। सो दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। क्या किया हमने एलिमिनेशन मेथड में? हमने दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, फिर एक इक्वेशन को पूरे मल्टीप्लाई किया ताकि ऊपर का एक्स टर्म हट जाए। एक्स टर्म हटा दिया, उधर से हमारी वाई की वैल्यू आई, जैसी ही वाई की वैल्यू आई हमने वो एक्स में पुट कर दी। देखिए ये इक्वेशन को आप सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और हमने जो ऊपर की इक्वेशन सब्सटीट्यूशन से की, उसे हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। आंसर आपके सेम ही आते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से सॉल्व करते हैं। जो हमें एक्सरसाइज में दिया गया है, उधर आपको मेंशन किया गया है दैट यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, लेकिन आप एग्जाम में आपके हिसाब से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको आसान लगे। सो दिस आर द ओनली कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। जितने मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं, मैंने एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको सिखाए, सिंपलेस्ट वे में आपको सिखाए ये सारे कंसेप्ट। इतने कंसेप्ट आपने कर लिए तो आपकी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसका जो अगला वीडियो होगा वो होगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के ऊपर। हम पूरे तीनों के तीनों एक्सरसाइज इसके सॉल्व कर लेंगे। इसके जो वर्ड इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें काफी मजा आता है, और उससे थोड़े से टफ क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको इतने कंसेप्ट समझ में आ गए जितने मैंने सिखाए, तो ये चैप्टर बहुत इजी। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दबा दीजिए। टिल देन, गुड बाय।